हेलो दोस्तों, हम लोग फिर उपस्थित हैं संविधान के नए 200 क्वेश्चन लेकर उससे बहस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कब? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और उसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की क्या की गई है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कि धन विधेयक पर धन विधेयक पर राज्यसभा को क्या अधिकार दिए गए हैं? वो केवल सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल, धन विधेयक पर राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार नहीं मिला है। धन विधेयक पर राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद। 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। एक का नाम है जाकिर हुसैन और दूसरा का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? हाँ बिल्कुल, राज्य की जो कार्यपालिका होती है ना उसका प्रधान होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की आधिकारिकता किन विषयों तक है? बिल्कुल, केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक है संसद की अधिकारिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्य के निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? बिल्कुल, राष्ट्रपति के प्रति होता है प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन बताइए कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं। जितने दिन राष्ट्रपति का मन होगा महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। आर्टिकल 76 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया? पीके षणमुखम सेठी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन? BN राव थे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा हो और उसमें कोई विवाद या कोई बाधा आ गया तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन बताइए कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात कि आर्टिकल 21 में जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसे सीमित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी देनी होगी? बिल्कुल, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका होता है ये नजरबंद व्यक्ति दे सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, संविधान में उसको यह व्यवस्था दिया गया है कि वह अपने मनपसंद के वकील से अपना केस लड़ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बिल्कुल, जो न्याय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है इसमें न्याय का मतलब हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब कि तीनों प्रकार के न्याय का चर्चा हो जाएगा एक ही न्याय में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषा। इसमें 18 दिया है, गलत है, लेकिन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में इस सभी भाषाओं को वर्णन भी किया गया है। ठीक है ना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? बिल्कुल, 343 अनुच्छेद के अंतर्गत जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और हम लोग की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? बिल्कुल, 3 ही बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। चलिए, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बिल्कुल, अगर संविधान संशोधन करना है तो विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? बिल्कुल, ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी ताकि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा हो, ये मतलब हो रहा है, यह सही है या गलत है, इसका जांच करने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया? बिल्कुल, तो जो धर आयोग के निर्णय की परीक्षा की जांच के लिए कांग्रेस एक समिति बनाई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि रामल्लू की मृत्यु कब हुई? 56 वर्ष की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। रामल्लू की मृत्यु कैसे होती है? तो 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद बिल्कुल 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु होती है। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? बिल्कुल, 18 दिसंबर 1961 को भारत क्या किया कि गोवा, दमन और दीव पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन कि गोवा, दमन व दीव किसके अधिकार में थे? बिल्कुल, पुर्तगालियों का शासन था गोवा, दमन और द्वीप पे। चलिए, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तरांचल राज्य कब बना है? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना है। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। चलिए बताइएगा कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कैसे? सामान्य बहुमत से या विशेष बहुमत से? बिल्कुल, एक सामान्य बहुमत पास करके जो संसद है वो किसी राज्य के सीमा में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। चलिए बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अच्छा है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? किस देश में? बिल्कुल, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 8 देता है। जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं ना, उनके लिए विशेष नागरिकता का जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 8 के तहत मिला है। अगला क्वेश्चन, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 9 में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने विदेश में गए और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो आप भारत के नागरिक उसी समय से नहीं रहेंगे, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में कही गई है। अगला क्वेश्चन बताइए कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में ये किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग और इस आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार कराएगी, इसका अधिकार दिया गया है।
अगला क्वेश्चन बताइए कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये 25 में दी गई है। आप स्वेच्छा से कोई धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता मिली है आपको अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है कि पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में किया गया है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 43 में। अच्छा, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा बताइएगा क्वेश्चन कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था और इसमें ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो भारत को अन्य नाम से जाना जाता है, लेकिन अन्य कई नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के संविधान में भारत और इंडिया दो ही नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो भारत का राज्य है वो पंजाब, और पंजाब में ही सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ही व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किए थे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो भारत क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य था, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था, और इसके बीच का जो समय है उसे कहा जाता है ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य के रूप में भारत को जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। चलिए, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा बताइएगा कि संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए, संसद में कोई भी विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना कोई आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये द्वितीय मतगणना के फलस्वरूप इनका निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्या आंतरिक अशांति के आधार पर अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार किए थे आंतरिक अशांति के आधार पर, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद ने यह घोषणा किया था, लेकिन अब संविधान संशोधन हो चुका है और आंतरिक अशांति की जगह अब सशस्त्र विद्रोह ले लिया है, ठीक है ना। अब आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के संचित निधि। बिल्कुल, भारत के संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? संसद के सदन में सरकारी विधेयक मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है सरकारी विधेयक। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? बिल्कुल, प्रस्तावना में।
अच्छा क्वेश्चन बताइए कि भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं। अभी तक वित्तीय संकट की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अच्छा बताइएगा कि वरीयता के दृष्टि में मंत्रियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री। अच्छा क्वेश्चन बताइए कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? डाक घर संशोधन अधिनियम के मामले में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे शायद, और उन्होंने अपना ही वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। बताइएगा कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेही होती है। क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? बिल्कुल, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो देखिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं तब उन्हें वो शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, पहले ही शपथ उनकी हो चुकी होती है, इसलिए दोबारा उनको शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? बिल्कुल, राष्ट्रपति पर कोई दबाव नहीं है कि आप इतने दिन के अंदर कार्रवाई कीजिए। राष्ट्रपति के विवेक पर यह निर्णय निर्भर करता है कि वो कार्रवाई करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, या फिर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस विधेयक को वहीं दबा देंगे। ठीक है ना, इसके लिए संविधान में कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था? 1969 के चुनाव में, और उसी समय बीबी गिरी राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? देखिएगा, विवेक का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति, और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। वैसे किसी भी व्यक्ति को वो नियुक्त कर देंगे जो आवश्यक बहुमत क्या कर सके, जुटा सके। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है ना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक भी होता है। अच्छा, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और उनके नाम क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगा, विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बिल्कुल, जर्मनी के 22वें संविधान से लिए गए हैं, और ये बात कही गई है कि जब भी भारत में आपातकाल की घोषणा होगी मौलिक अधिकार निलंबित किया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? बिल्कुल, 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। बिल्कुल। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 का, थोड़ा तेज में बोलिए। 1955 के नागरिकता कानून में। अच्छा, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकते हैं? 6 महीने तक। 6 महीना तक संभाल सकते हैं, और बाद में 6 महीना के बाद क्या होगा? पुनः चुनाव कराना होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये चर्चा किया गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का होना आवश्यक? 74 के 1 में। 74 के 1 में ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। पंचायतों को सुप्रदत्त विषय की सूची संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? बिल्कुल, पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत में निर्वाचन होते हैं, और पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य सरकार कराता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? अगर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन करना हो, संकुचन का मतलब क्या हुआ? उसके क्षेत्राधिकार को कम करना, और विस्तार का मतलब ज़्यादा करना। ये दोनों अधिकार दिए गए किसे? संसद को।
राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? 5 वर्ष के बाद करते हैं। इसमें तो गलत दिया है, 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बताइए आप लोग। राष्ट्रपति, सही है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? 33। बहुत बढ़िया। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 79। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? 2। हाँ, अधिकतम 2 संसदीय स्थान से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय निर्णय कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन होता है? कौन थे? सॉरी, संविधान सभा के बिल्कुल पीएन राव थे संवैधानिक परामर्शदाता। अच्छा, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? अधिकार परीक्षा। बिल्कुल, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकृत और सम्मानित कौन व्यक्ति हुए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न मिल चुका था। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बिल्कुल, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? बिल्कुल, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? दोनों का समन्वय है। भारत का जो संविधान ये संघात्मक के साथ साथ एकात्मक दोनों इसमें गुण है। अच्छा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार आते हैं? समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में उल्लेख किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? कहाँ? ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन? एबी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कैसा अधिकार प्राप्त है? राज्यों का बिल्कुल, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और उनके सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर सौंपा गया कि आप मौलिक अधिकार की क्या करना है? रक्षा करना है। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संसद के कितने सत्र होते हैं और कौन कौन? बिल्कुल, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकेंगे और अगले किसी वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद।